हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम इनसाइड। आज हम देखेंगे 2 जून 2025 के द हिंदू में आए हुए सभी आर्टिकल और एडिटोरियल को जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ज़रूरी है, और साथ ही में हर एक टॉपिक के पॉइंट वाइज नोट्स। तो वीडियो में बने रहे, और वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये है आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास टॉपिक को, जो कि इंडिया और अमेरिका की यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। अब जो असली बात है वो है कि सरकार का दखल यूनिवर्सिटीज़ में बहुत बढ़ता जा रहा है। मतलब पॉलिटिकल हो, ब्यूरोक्रेटिक हो या फिर आइडियोलॉजिकल, हर लेवल पर कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। अब इससे होता यह है कि आज़ादी होती है यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की, रिसर्च करने की, खुलकर सोचने समझने की, वो सब धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये मुद्दा न्यूज़ में क्यों है? तो ये बात अभी इसलिए चर्चा में है क्योंकि अमेरिका में सरकार ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का $3.2 बिलियन का फंड रोक दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे जो टैक्स फ्री छूट मिलती थी वो भी खत्म करने की धमकी दे दी है। और इंडिया में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ भी सरकार का कंट्रोल बढ़ रहा है, फंडिंग कम की जा रही है, और यूनिवर्सिटीज़ के काम में अफसरशाही का दखल बहुत बढ़ गया है। तो इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखें तो ये सिर्फ इंडिया या अमेरिका की बात नहीं है। दुनिया में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ पे सरकारों का दबाव बढ़ते जा रहा है। अमेरिका में ट्रम्प सरकार ने 2025 से ये कंट्रोल और भी ज़्यादा कर दिया है, जैसे फंडिंग काटना, प्रोफेसर की भर्ती में दखल देना, इंक्लूजन पॉलिसीज बदलना वगैरह। इंडिया में भी पिछले कई सालों में एकेडमिक लोगों की जगह ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के टॉप पोस्ट पर ब्यूरोक्रेटिक्स बैठाए जा रहे हैं। अब प्रोफेसर या रिसर्चर से ये उम्मीद की जाती है कि वो सिस्टम के हिसाब से काम करे, मतलब कुछ नया भी सोचो, लेकिन जो पुरानी व्यवस्था है उसे भी ना छेड़ो। और जब कोई थोड़ा हटके कुछ सोचता है या बोलता है तो सरकारें उसे अपने लिए खतरा मानती है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे एकेडमिक फ्रीडम कम हो जाती है और सोच भी ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाती है। करंट स्टेटस देखें तो अमेरिका में हार्वर्ड ने तो सरकार के प्रेशर को सीधा मना कर दिया और केस कोर्ट तक ले गया। अब 150 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज हार्वर्ड का साथ दे रही है, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि कल को उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। और इंडिया की बात करें तो हर स्टूडेंट पर जो पब्लिक फंडिंग मिलती थी वो पहले से बहुत कम हो गई है। यूनिवर्सिटी के बड़े पर्दों पर अब ऐसे लोग बैठाए जा रहे हैं जिनका गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स से सीधा कनेक्शन है। यूजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कंट्रोल और भी ज़्यादा हो गया है। अब दिक्कत यह है कि प्राइवेट कंपनियां भी रिसर्च में ज़्यादा पैसा नहीं लगाती है, तो यूनिवर्सिटीज़ पूरी तरह सरकार की फंडिंग पर निर्भर हो गई है। और अब आज़ादी ही नहीं होती सोचने लिखने की, तो फिर इंस्टीट्यूशन भी एक रूटीन मशीन की तरह काम करने लगते हैं। ना कुछ नया सोच पाते हैं, ना ही किसी असली प्रॉब्लम का हल निकाल पाते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव देखे तो हार्वर्ड का $3.2 बिलियन का फंड रोक दिया गया, टैक्स छूट हटाने की प्लानिंग कर ली, यूनिवर्सिटीज़ को प्रेशराइज किया गया अपनी एडमिशन और इंक्लूजन वाली पॉलिसीज बदलने के लिए। इसके रिलेटेड लॉज देखें तो अमेरिका में कुछ टैक्स वाले कानून हैं जो नॉन प्रॉफिट यूनिवर्सिटीज़ को इम्पैक्ट करते हैं, और फंडिंग वगैरह फेडरल लेवल पर कंट्रोल होती है। इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ यूजीसी एक्ट और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रूल के हिसाब से चलती है। तो ये मुद्दा इंपॉर्टेंट क्यों है देखते हैं। तो अगर यूनिवर्सिटीज़ को सोचने समझने की आज़ादी नहीं होगी तो वो नया इंपॉर्टेंट नॉलेज कहाँ से लाएंगी? आज की दुनिया में तो एआई, फेक न्यूज़, चेंजिंग जॉब जैसे बड़े बड़े मुद्दे हैं। इनके लिए फ्रेश और बोल्ड सोच चाहिए, और ये सोच वहीं से आएगी जहाँ एकेडमिक फ्रीडम होगी। अगर हर डिसेंट या क्रिटिकल थिंकिंग को दबाया गया तो फिर डेमोक्रेसी भी धीरे धीरे कमज़ोर होती जाएगी। और सिर्फ एक देश की बात नहीं है, इसका असर पूरे ग्लोबल लेवल पर बढ़ेगा, चाहे वो साइंस, टेक्नोलॉजी या सोसाइटी की ग्रोथ हो। और जब ना फंडिंग मिले ना फ्रीडम, तो फिर यूनिवर्सिटी एवरेज ही बन जाती है। ना वो अच्छे स्टूडेंट को खींच पाती है, ना दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से कम्पीट कर पाती है। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियाज़ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तो मतलब जैसे क्रिप्टो करेंसी वगैरह, अब इंडिया में डिजिटल करेंसी का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही कई उलझने भी हैं, कानूनी, टेक्निकल और आर्थिक। लोग पूछ रहे हैं कि ये लीगल है, इस पर टैक्स कैसे लगेगा, और क्या ये देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है? इन्हीं सब सवालों को लेकर अब खूब चर्चा चल रही है। तो ये मुद्दा न्यूज़ में क्यों है? तो मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि अब तक भारत में वर्चुअल डिजिटल एसेट को लेकर
कोई साफ कानून क्यों नहीं बना? लाखों लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग विदेशी एक्सचेंज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे भारत को टैक्स का नुकसान हो रहा है। और जो कानूनी स्थिति है वो अभी भी काफ़ी कंफ्यूजिंग बनी हुई है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखें तो 2013 में आरबीआई ने पहली बार क्रिप्टो करेंसी को लेकर चेतावनी दी थी। 2018 में आरबीआई ने बैंकों को कहा कि वो क्रिप्टो से जुड़े प्लेटफॉर्म से लेन देन ना करें। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन हटा दिया और कहा कि क्रिप्टो को पूरी तरह बैन करना ठीक नहीं। फिर 2022 में सरकार ने इस पर भारी टैक्स लगा दिया ताकि लोग सोच समझ कर इसमें निवेश करें। 2022 से 24 के बीच में लोगों ने विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंज से हजारों करोड़ के ट्रांजैक्शन किए, जिससे सरकार को टैक्स में भारी नुकसान हुआ। फिर भी इंडिया आज दुनिया की सबसे तेज से बढ़ते वेब3 और क्रिप्टो मार्केट में से एक है। करंट स्टेटस देखें तो इंडिया में अब तक कोई पूरा और ठोस कानून नहीं बना है जो वीडीए को रेगुलेट करे। सरकार ने बस टैक्स के जरिए इसे कंट्रोल करने की कोशिश की है, जैसे 1% टैक्स टीडीएस और 30% टैक्स, लेकिन कोई प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। बहुत से लोग आज भी वीपीएन और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया के जो वीएसपी है, यानी वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर, वो अब धीरे धीरे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों को अपनाने लगे हैं। एफआईयू इंडिया नाम की सरकारी एजेंसी इन वीएसपी के साथ मिलकर मॉनिटरिंग का काम कर रही है। दुनिया की संस्थाएं जैसे एफएटीएफ और आईएमएफ कह रही है कि इस सेक्टर को इंटरनेशनल रूल से रेगुलेट करना जरूरी है, लेकिन इंडिया में ये कब तक हो पाएगा? गवर्नमेंट इनिशिएटिव देखें तो सेक्शन 194S के तहत 10,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस लगाया गया। सेक्शन 115 BH के तहत वीडीए से हुई कमाई पर 30% टैक्स लगाया गया और इसमें हुआ नुकसान एडजस्ट नहीं हो सकता। एफआईयू इंडिया के जरिए सरकार अब वीडीए ट्रांजैक्शन पर निगरानी रख रही है। सरकार ने कुछ नॉन कंप्लायंट विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंज को ब्लॉक करने की भी कोशिश की, लेकिन अभी इसमें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। रिलेटेड लॉज देखें तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 194S 10,000 के ऊपर 1% का टैक्स और सेक्शन 115 BBH वीडीए से हुई कमाई पर 30% का टैक्स, नुकसान एडजस्ट नहीं किया जा सकता। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स देखें तो एफएटीएफ गाइडलाइंस के मुताबिक भारत के सभी वीएसपी को अब एफआईयू इंडिया के अंडर काम करना पड़ेगा। ये मुद्दा इंपॉर्टेंट क्यों है देखते हैं। इस सेक्टर में बहुत आर्थिक संभावनाएं हैं। नेस्कॉम का कहना है कि 2030 में ये सेक्टर 8 लाख नौकरियां दे सकता है। अगर सही रेगुलेशन नहीं बना तो लोग विदेशी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते रहेंगे और भारत को टैक्स में नुकसान होगा। इंडिया अभी क्रिप्टो और वेब3 में ग्लोबल लीड कर रहा है। ऐसे में पॉलिसी बनाना जरूरी है। ये जरूरी है ताकि साइबर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे खतरे को रोका जा सके। छोटे इन्वेस्टर्स की सुरक्षा भी तभी होगी जब अच्छा सिस्टम बनाया जाएगा। ये पूरा मुद्दा डिजिटल इंडिया और फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे बड़े लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माउंट कांचनजंगा। तो ये भारत का सबसे पवित्र और ऊंचा माउंटेन है। ये माउंटेन सिक्किम में है। वहाँ के लोगों के लिए ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। कोई यहाँ चढ़ाई नहीं करता, लेकिन हाल ही में एक सरकारी टीम ने इस पहाड़ पर चढ़ाई की, जिससे स्थानीय लोग नाराज हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि ये उनके आस्था का अनादर हुआ है। तो ये मुद्दा न्यूज़ में क्यों है? तो 18 मई 2025 को निमास यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक टीम ने इस पहाड़ पर चढ़ाई की, लेकिन उन्होंने ये चढ़ाई नेपाल की तरफ से की क्योंकि सिक्किम की तरफ से चढ़ाई पर पाबंदी है। अब सिक्किम के लोग और वहाँ की सरकार इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह जगह धार्मिक रूप से बेहद पवित्र है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखें तो माउंटेन कांचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है और सिक्किम के लोगों के लिए यह सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रतीक है। सिक्किम सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि इस पर्वत पर कोई चढ़ाई नहीं कर सकता, लेकिन निमास की टीम ने नेपाल की ओर से चढ़ाई की क्योंकि वहाँ ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ। दुनिया के कई हिस्सों में ऐसा टकराव हुआ है। तो हवाई में मौना किया पर, फिर चिली में एंडियन पर्वतों पर, फिर उसके बाद इंडिया में न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट को लेकर विवाद हुआ था। ये सब हमें बताते हैं कि सरकार को स्थानीय लोगों की भावनाओं और संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए, वरना टकराव हो सकता है।
करंट स्टेटस देखें तो निमास ने ये चढ़ाई बिना स्थानीय लोगों की सहमति के करी। ये चढ़ाई इंडियन आर्मी के हर शिखर तिरंगा अभियान का हिस्सा थी। इसमें हर राज्य की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराना है, लेकिन सिक्किम के लोगों को ये अच्छा नहीं लगा और वे नाराज हो गए। कई लोग कह रहे हैं कि सरकार को पहले बातचीत करनी चाहिए थी। अब ये मांग उठ रही है कि ऐसे मामलों में स्थानीय संस्कृति और मान्यताओं की इज्जत करनी चाहिए। दुनिया में अब ऐसे कई कानून बन रहे हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि स्थानीय लोगों को के अधिकार सुनिश्चित रहे। गवर्नमेंट इनिशिएटिव देखें तो निमास की ये चढ़ाई रक्षा मंत्रालय के हर शिखर तिरंगा मिशन का हिस्सा थी। इसका मकसद देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता दिखाना था। वहीं दूसरी तरफ सिक्किम सरकार पहले से एक नोटिफिकेशन जारी कर चुकी थी जिसमें कहा गया था कि माउंट कांचनजंगा पवित्र है और यहाँ कोई भी चढ़ाई नहीं कर सकता। रिलेटेड लॉज देखें तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इसी कानून के तहत सिक्किम सरकार ने माउंट कांचनजंगा को धार्मिक स्थल घोषित कर दिया गया था। फिर UNDRIP, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट ऑफ इंडिजीनियस पीपल, ये कहता है कि स्थानीय लोगों की सहमति जरूरी है जब उनकी जमीन या आस्था से जुड़े कोई काम हो। फिर ILO कन्वेंशन 169, ये भी यही बात दोहराता है कि स्थानीय संस्कृति और जमीन की रक्षा होनी चाहिए। फिर UNDRIP का आर्टिकल 30, अगर किसी भी सरकारी या सैन्य काम के लिए स्थानीय जमीन इस्तेमाल होनी है तो पहले स्थानीय लोगों की बातचीत होनी जरूरी है। तो ये मुद्दा क्यों इम्पोर्टेंट है? तो इससे यह तय होता है कि स्थानीय लोगों की आस्था और पहचान की इज्जत हो रही है या नहीं। अगर सरकार पहले से बात करके काम करे तो टकराव का विरोध नहीं होता। पहाड़ी इलाकों या वातावरण की भी बहुत नाजुक होता है, इसलिए वहाँ सोच समझ कर काम करना चाहिए। आज की दुनिया में मानवाधिकार और लोकल राइट्स को काफ़ी अहमियत दी जा रही है। अगर सरकार लोगों की संस्कृति का सम्मान करेगी तो देश की एकता और भी मजबूत होगी। बिना बात किए फैसले लेने से बाद में विवाद, विरोध और कोर्ट केस तक हो सकते हैं। इससे देश की छवि भी खराब हो सकती है। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। अगर हम देश में कुल इनकम यानी GDP देखें तो इसका मतलब ये नहीं कि हर आम इंसान की ज़िंदगी सुधर गई है। असल में अगर हम देखें कि हर व्यक्ति की एवरेज इनकम कितनी है या अच्छी एजुकेशन, जॉब और हेल्थ केयर कितने लोगों को मिल रहा है, तो अभी भी बहुत देश से पीछे है। ये मुद्दा न्यूज़ में क्यों है? तो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बताया है कि भारत ने 2025 में जापान को पीछे छोड़ दिया और अब GDP के मामले में दुनिया के चौथे नंबर पर है। ये खबर बड़ी है, लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ये ग्रोथ लोगों की ज़िंदगी में भी दिख रही है या सिर्फ आंकड़ों तक सीमित है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखें तो चलिए पहले समझते हैं कि GDP होता क्या है। GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब किसी देश की एक साल की टोटल इनकम। अब भारत की GDP तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन पर कैपिटल GDP यानी एवरेज इनकम, प्रति व्यक्ति एवरेज इनकम अभी भी बहुत कम है। मतलब यह है कि भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए GDP चाहे कितनी भी बड़ी हो, हर इंसान तक उसका बहुत छोटा हिस्सा पहुँचता है। वही जापान, पोलैंड जैसे देशों की आबादी कम है तो उनकी एवरेज इनकम और लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर है। और सिर्फ इनकम से ही नहीं बल्कि अच्छी पढ़ाई, अच्छा इलाज, अच्छी नौकरी और लंबी उम्र, ये सब मिलकर बताते हैं कि लोग अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं या नहीं। करंट स्टेटस देखें तो भारत की GDP 2000 में करीब 468.4 अरब डॉलर थी, जो कि 2025 में बढ़कर 4187 अरब डॉलर हो गई है। लेकिन पर कैपिटल GDP यानी हर व्यक्ति की एवरेज इनकम अभी भी सिर्फ 2878 डॉलर ही है, जबकि जापान में 33,955.7 डॉलर है और पोलैंड में 26,805 डॉलर है। भारत में अब भी बहुत लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं जहाँ इनकम बहुत कम होती है। अच्छी एजुकेशन और हेल्थ सर्विस अभी भी सभी को नहीं मिल रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कई देशों से पीछे है। भारत का HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में 0.633 था, जबकि पोलैंड में 0.885 और जापान में 0.925। गवर्नमेंट इनिशिएटिव देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और नीति आयोग इकोनॉमी
और डेवलपमेंट से जुड़े डाटा को ट्रैक करते हैं और पॉलिसीज बनाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं जैसे स्किल इंडिया जो लोगों को नए स्किल सिखाने के लिए है। फिर डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी को गाँव-गाँव पहुँचाने के लिए। नेशनल हेल्थ मिशन सस्ती और अच्छी हेल्थ सर्विस के लिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाने के लिए है। फिर लॉज रिलेटेड देखें कौन से लॉज रिलेटेड है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो बताते हैं कि सरकारों को लोगों की हेल्थ, एजुकेशन और इनकम सुधारने पर काम करना चाहिए। जैसे आर्टिकल 38, 39, 41, 45, 47। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जिससे हर बच्चे को फ्री और ज़रूरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। नेशनल हेल्थ मिशन ताकि हर नागरिक को हेल्थ केयर मिल सके। लेबर लॉज कोड ऑन वेजेस 2019 जिससे हर वर्कर को मिनिमम वेज मिले। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 जिससे नौकरी और काम करने का इन्वायरमेंट बेहतर हो। तो ये मुद्दा इम्पोर्टेंट क्यों है? तो सिर्फ जीडीपी का हाई होना कंट्री की रियल डेवलपमेंट नहीं दिखाता। असली ग्रोथ तब होती है जब हर आदमी की ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आए, एजुकेशन, जॉब, हेल्थ जैसी चीज़ों में। इसलिए पर कैपिटल डाटा और ह्यूमन इंडिकेटर को समझना जरूरी है ताकि पता चले कि डेवलपमेंट सबके लिए हो रहा है या नहीं। इससे सरकार बेटर पॉलिसी बना सकती है और ज़रूरतमंदों तक सही मदद पहुंचा सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, देश तभी महान बन सकता है जब उनके लोग भी अच्छा जीवन जी रहे हो। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है। तो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री खासकर डाटा सेंटर किस तरह नई कूलिंग तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो कम बिजली खर्च सके, कम पानी का इस्तेमाल करे और वातावरण को नुकसान भी कम हो। इसका मकसद यह है कि क्लाइमेट चेंज के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। तो ये मुद्दा न्यूज़ में क्यों है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट और WSP ग्लोबल ने कुछ वैज्ञानिकों ने एक स्टडी नेचर नाम की वैज्ञानिक पत्रिका में छपाया कि इसमें बताया गया कि अगर डाटा सेंटर पुराने एयर कूलिंग सिस्टम की जगह एडवांस कूलिंग टेक्निक अपनाए जैसे कि कोल्ड प्लेट्स और इमर्शन कूलिंग तो बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। इससे ना सिर्फ बिजली और पानी की बचत होगी बल्कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन भी काफ़ी कम होंगे। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखें तो अब देखो आजकल हम सब इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, क्लाउड स्टोरेज, ये सब काम डाटा सेंटर के जरिए किए चलते हैं। डाटा सेंटर बहुत बड़ी जगह बनाए जाते हैं जहाँ हज़ारों लाखों सर्वर होते हैं। इन सर्वर्स को दिन रात ठंडा रखना पड़ता है वरना ये गर्म होकर ख़राब हो सकते हैं। अब तक जो तरीके इस्तेमाल होता था वो एयर बेस्ड कूलिंग यानी पंखों और एसी जैसी चीज़ों से सर्वर्स को ठंडा करना, लेकिन ये तरीका बहुत ज़्यादा बिजली खाता और उतना एफिशिएंट नहीं था। इसलिए अब इंडस्ट्री वाले ने लिक्विड बेस्ड कूलिंग पर काम कर रहे हैं। ये ज़्यादा स्मार्ट और इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके हैं। करंट स्टेटस देखें तो अब जो नई रिसर्च आई है उसमें कुछ बहुत काम की बातें बताई गई है। जैसे अगर हम कोल्ड प्लेट्स या इमर्शन कूलिंग का इस्तेमाल करें तो इमिशन 15% से घट सकता है, या एनर्जी यूज 15% से कम हो सकता है और पानी की खपत 30% से ज़्यादा कम हो सकती है। इमर्शन कूलिंग में सर्वर के पार्ट्स को एक खास तरह के लिक्विड में डुबो दिया जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलाता लेकिन हीट को जल्दी खींच लेता है। कोल्ड प्लेट कूलिंग में एक मेटल प्लेट और ठंडा लिक्विड इस्तेमाल होता है जो हीट को एब्जॉर्ब करता है। इस रिसर्च में ये भी बताया गया है कि अगर इन कूलिंग सिस्टम को रिन्यूएबल एनर्जी या जैसे सोलर या विंड से जोड़ दिया जाए तो इमिशन 89% तक कम हो सकता है, एनर्जी यूज 67% तक कम किया जा सकता है और पानी का इस्तेमाल 55% तक घटाया जा सकता है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव देखिए तो भारत सरकार ने नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज शुरू किया है ताकि एनर्जी स्टोरेज बेहतर हो सके। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम और PLI स्कीम फॉर IT हार्डवेयर जैसे प्रोग्राम से डाटा सेंटर को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा भारत का नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज और इसकी अलग अलग मिशन जैसे नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, ये सब मिलकर इस बात को सपोर्ट करते हैं कि एनर्जी और इफिशिएंसी बढ़े और डाटा सेंटर को ज़्यादा सस्टेनेबल बने। लॉज देखिए रिलेटेड तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 ये कानून कहता है कि इंडस्ट्रीज और कमर्शियल जगहों पर एनर्जी की बचत होनी चाहिए। इसमें IT और डाटा सेंटर भी शामिल है। उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1989 इस कानून से
इस कानून के जरिए सरकार पोल्यूशन और इमिशन पर नज़र रखती है और क्लीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देती है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये संस्था एनर्जी परफॉर्मेंस के लिए स्टैंडर्ड और रेटिंग देती है, जिससे आईसीटी यानी इंटरनेट और कंप्यूटिंग से जुड़ी टेक्नोलॉजीज भी आती है। तो ये मुद्दा इम्पोर्टेंट क्यों है? तो अब सोचो, अगर ये इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा? आईसीटी यानी इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का फील्ड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये एनर्जी और पानी की मांग भी तेज़ी से बढ़ेगी। अगर हम ये नई कूलिंग टेक्नोलॉजी अपनाएं तो हम बहुत सारा पोल्यूशन और रिसोर्स यूज़ कम कर सकते हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद मिलेगी। साथ ही हार्डवेयर भी ज़्यादा चलेगा और कम खर्चा और काम ज़्यादा स्मूथ चलेगा। ये सारी नई तकनीक मिलकर हमें नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगी। मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना काम कर सके। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। तो इस बार इंडियन यूरोपियन यूनियन एक साथ मिलकर जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसका मकसद है कि इंडियन नेवी और यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन और तालमेल बेहतर बनाया जा सके। तो ये मुद्दा न्यूज़ में क्यों है? तो इंडियन नेवी और यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स की ये नेवल एक्सरसाइज खबरों में, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से जहाज और हवाई जहाज हिस्सा लेंगे। इसमें यह दिखाया है कि भारत और यूरोप के बीच समुद्री सुरक्षा में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है और दोनों ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत बनाना चाहते हैं। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देखें तो भारत पिछले कुछ सालों में अलग अलग देशों के साथ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कर रहा है। इसका मकसद है कि हम समुद्री इलाकों की सुरक्षा मजबूत करें और इंडो पैसिफिक जैसे जरूरी इलाकों में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बना रखें। तो यूरोपियन यूनियन ने भी यूरोपियन नेवल फोर्स को इसलिए शुरू किया ताकि वो पायरेसी, इलीगल ट्रैफिकिंग जैसी दिक्कतों से निपट सके। जैसे ऐसे जॉइंट एक्सरसाइज करने से दोनों पक्षों के बीच भरोसा, कोऑर्डिनेशन और रणनीतिक तालमेल बढ़ता है। करंट स्टेटस देखें तो जो आने वाला नेवल एक्सरसाइज है उसमें हिस्सा लेंगे इंडिया के जहाज और एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे और यूरोप के तरफ से जहाज ESPS रेनस सोफिया और ITS एंटोनियो मार्सिलिया हिस्सा लेंगे। इस अभ्यास में ऐसे ऑपरेशन पर ध्यान दिया जाएगा जैसे एंटी पायरेसी मिशन और स्मगलिंग को रोकने का अभियान। साथ ही हाल ही में यूरोपियन यूनियन के नेवल ऑफिसर ने भारत का दौरा किया, जिससे ये साझेदारी और मजबूत हुई है और आगे के लिए भी जॉइंट एक्टिविटीज़ की प्लानिंग हो रही है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव देखें तो भारत की सरकार ने मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बनाई है, जिसमें समुद्री इलाकों की सुरक्षा पर जोर दिया गया है। साथ ही सरकार का एक विजन है जिसे कहते हैं सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसका मकसद है कि हम इंटरनेशनल नेवल कोऑपरेशन को बढ़ाएं, खासकर इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन रीजन में। इन्हीं नीतियों के तहत ये जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है। तो इससे रिलेटेड लॉज देखें तो UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, भारत और यूरोप दोनों इनके सदस्य हैं। ये समझौता ये तय करता है कि समुद्र में किसका क्या अधिकार और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन कैसे सुनिश्चित होंगी। इंडियन नेवी एक्ट 1957, ये कानून भारत की नेवी को इंटरनेशनल स्तर पर ऑपरेशन और सहयोग करने की कानूनी ताकत देता है। तो ये मुद्दा इम्पोर्टेंट क्यों है? तो नेवल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे इंडियन नेवी और यूरोपियन नेवीज के बीच में कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा। इससे इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन रीजन के मैरीटाइम सिक्योरिटी मजबूत होंगे। ये पायरेसी, स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग जैसी चुनौतियों से लड़ने में मदद करेगा। इससे ये भी साफ होगा कि भारत अब एक इम्पोर्टेंट मैरीटाइम पावर बन चुका है और ग्लोबल पार्टनरशिप में अहम भूमिका निभा रहा है। साथ ही ये पूरे इंडिया और यूरोपियन यूनियन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को भी और मजबूत करता है, खासकर डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी के क्षेत्र। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईरान EU न्यूक्लियर रिपोर्ट। तो अभी जो सबसे बड़ी बात सामने आई है कि वो ये है कि ईरान ने ये चेतावनी दी है कि अगर यूरोपियन देशों ने UN की रिपोर्ट का गलत फ़ायदा उठाया तो वो जवाबी कार्रवाई करेगा। ये रिपोर्ट कहती है कि ईरान ने अपने पास इतना इनरिच यूरेनियम जमा कर दिया है जो न्यूक्लियर वेपन के बहुत करीब पहुंच चुका है। तो ये मुद्दा न्यूज़ में क्यों है? तो ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि अगर ब्रिटेन,
फ्रांस, जर्मनी जैसे यूरोपियन देश इस रिपोर्ट के आधार पर कोई गलत कदम उठाते हैं या दोबारा सैंक्शन लगाते हैं तो वो चुप नहीं बैठेगा। ये बात इसलिए खबरों में है क्योंकि ये मामला काफ़ी संवेदनशील और गंभीर हो गया है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखिए तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। तो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर कई सालों से दुनिया भर की नज़र है। लोगों को डर भी है कि ईरान जो यूरेनियम जमा कर रहा है उसका इस्तेमाल कहीं न्यूक्लियर बम बनाने में ना हो जाए। इसी डर की वजह से 2015 में ईरान ने एक समझौता किया था। इसका नाम था JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसमें ईरान ने वादा किया था कि वो अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटी को सीमित करेगा और बदले में उस पर लगे इकोनॉमिक सैंक्शन हटा लिए जाएंगे। लेकिन 2018 में अमेरिका ने इन समझौता से बाहर निकल गया और ईरान पर फिर से सैंक्शन लगा दिए। इसके बाद ईरान ने भी धीरे धीरे अपने वादों से पीछे हटना शुरू कर दिया और यूरेनियम इनरिचमेंट को बढ़ा दिया। करंट स्टेटस देखें तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बताया कि ईरान अब 60% तक यूरेनियम इनरिच कर रहा है, जबकि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए 90% प्योरिटी होनी चाहिए। यानी यूरान अब बहुत पास पहुंच चुका है। तो ईरान ने यह भी कह दिया है कि अगर यूरोपियन यूनियन देश इस रिपोर्ट को बहाना बनाकर फिर से दबाव डालते हैं या सजा देते हैं तो वो भी कड़ी प्रतिक्रिया देगा। इससे 2015 के न्यूक्लियर समझौते को फिर से शुरू करने की कोशिश और मुश्किल हो गई है। लॉज रिलेटेड देखेंगे, इससे कौन से लॉज रिलेटेड है तो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2015 ये समझौता है जो ईरान और बाकी देशों के बीच हुआ था। ट्रीटी ऑन दी नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स 1968 ये एक ग्लोबल एग्रीमेंट है जो न्यूक्लियर हथियारों के फैलाव को रोकने के लिए बनाया गया था। स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये संस्था न्यूक्लियर कामकाज पर नज़र रखती है और रिपोर्ट तैयार करती है। तो ये मुद्दा न्यूज़ में क्यों है आप समझते हैं। तो ये मामला दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों के फैलाव को रोकने की कोशिश से जुड़ा हुआ है। अगर ईरान और आगे यूरेनियम बढ़ाता है तो न्यूक्लियर बम बनाने का खतरा और बढ़ जाता है। अगर डिप्लोमेटिक बातचीत टूट जाती है तो इससे वेस्ट एशिया में तनाव और बढ़ सकता है और ये पूरी दुनिया की सिक्योरिटी को प्रभावित कर सकता है। इस मामले में यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशन की जिम्मेदारी है कि वो समझौते और नियमों की निगरानी करें। साथ ही ये मुद्दा ग्लोबल ऑयल मार्केट और US EU ईरान के आपसी संबंधों को भी प्रभावित करे। तो ये था आज के द हिंदू का एक्सप्लेनेशन। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।